मोटर में शाफ्ट होती है। मोटर को जैसे ही आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो वो रोटेट होने लगता है। ठीक है। हमारे पास एक मशीन है। आप जैसे व्हीट फ्लोर्स की मिल्स देखे, फ्लोर मिल्स देखे होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ रोटेट होता रहता है। ठीक है। तो उस चीज को रोटेशन प्रोवाइड करना है, तुम डायरेक्ट मोटर के साथ नहीं जोड़ दें, वो रोटेट होने लगेगा। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है, वो मोटर पे ही तो काम कर रही है, उसके व्हील्स को मोटर से जोड़ दिया गया है। तो क्या डायरेक्ट जोड़ा गया मोटर के साथ? नो सर। यस और नो? नो सर। नो। और एक और चीज है कि जो मोटर होती है वो अपने मैक्सिमम स्पीड पर रोटेट करती है, मैक्सिमम स्पीड पे। तो उसके स्पीड को कम भी करना है, कम भी करना है। मैक्सिमम स्पीड मतलब मोटर एक हाई स्पीड पर रन करेगी। अब उससे आपको कई सारी मशीनों को चलाना है। तो हो सकता है कि मोटर के स्पीड के बराबर ही उस मशीन को रोटेट करवाना हो सकता है कि मोटर से कम वाले स्पीड को रोटेट करवाना हो सकता है मोटर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रोटेट करवाना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत है। अब पावर ट्रांसमिशन किसके किसके थ्रू होता है, वो हम लोग देखेंगे कि बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव में कैसे पावर ट्रांसमिट होता है। ठीक है। पावर ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कौन सी पावर की बात हो रही है? मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर यहाँ पे किस फॉर्म में है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिस पर सेकंड अगर बात करें तो वो काइनेटिक पावर हो जाएगी। मोशन में है, उस मोशन को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब आप सोचिए कि मुझे इससे, ये डायग्राम देखिए आप, मुझे कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स को लिफ्ट करना है। ठीक है। तो आप लिफ्ट के लिए क्या करोगे? एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल बार होगा, उसके ऊपर आप रोप को रैप करोगे। ठीक है। रैप करोगे, लेकिन ये इसके ऊपर रैप कैसे होगा? ये रोप, ये अगर ये नीचे था पहले बॉक्स, तो पूरा का पूरा थ्रेड नीचे लटका हुआ था इसके साथ। अब इस थ्रेड को मैंने इस रोलर के साथ बांध दिया। अब इसको कैसे ऊपर लेके जाएंगे? कैसे ऊपर लेके तो जाएंगे? रोलर को रोल करेंगे। रोलर को अपने हाथ से रोल नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा वेट है। ठीक है। तो रोलर को रोटेट कैसे करेंगे? हमने मोटर लगा दिया, लेकिन मोटर लगाया उसके बीच में एक और मशीन आ गई, क्या नाम है उसका? गियर। अभी गियर है यहाँ पे, गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स है। अब इसमें बहुत सारे गियर लगे होंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा कि गियर क्या है, कई सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है गियर कैसा दिखता है। वो सारा चीज क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में कि गियर है क्या एक्चुअली, और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। हम लोग देखेंगे कि फोर व्हीलर कार में कैसे गियर शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग होती है तो कैसे स्पीड चेंज होता रहता है। तो अगर फोर व्हीलर का पता है तो टू व्हीलर का आराम से पता चल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग फोर व्हीलर का देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मोटर के पास एक पावर था पी आई। पी आई कैसे पता चलेगा? मोटर एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट होती है, दैट इज कैपिटल एन। ओके। तो पावर क्या होता है? पावर मैंने बताया था 2π/N/60। ये हमने देखा था ब्रेक थर्मल पावर में, 2π/N/60। अगर टॉर्क है और कांस्टेंट स्पीड है तो उस पर पावर कितनी होगी? 2π/N/60। टॉर्क कैसे पता चलेगा? टॉर्क कैसे पता चलेगा? अगर इसको रोकने में, इसको रोकने में, इसके शाफ्ट को, मोटर के शाफ्ट को रोकने में आप कैसे इसको रोक रहे हो? तो आप क्या करोगे? एक इस पे एक रॉड लगा दोगे, इसके शाफ्ट को, शाफ्ट के ऊपर एक रॉड लगा दोगे और इस पे फोर्स लगाओगे जस्ट अपोजिट टू द रोटेशन, जस्ट अपोजिट फोर्स लगा दोगे रोकने के लिए। तो आप जितना भी फोर्स लगाओगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, ये हो जाएगा टॉर्क। ठीक है। ये हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क निकल जाएगा। और इसका रोटेशन है, रोटेशन को निकालने के लिए मैंने बताया था बहुत पहले ही कि एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं टैकोमीटर। टैकोमीटर से उसका आरपीएम पता चल जाता है, टैकोमीटर। ठीक है। तो जब टैकोमीटर से उसकी स्पीड पता चल गया और टॉर्क पता चल गया एक एक्सपेरिमेंट से, तो उसका पावर पता चल सकता है, मोटर का, मोटर का पावर पता चल सकता है। तो मोटर का पावर कितना होगा? 2π/N/60। और ये पावर क्या है? इनपुट पावर है। अब ये पावर जा रहा है कहाँ पे? इस रोलर के ऊपर, विंच उसको बोल रहे हैं, विंच। और बीच में एक गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, पीएल, पीएल लॉस हो गया कुछ, और जो बचा हुआ पावर है उस पावर से इसने लिफ्ट कर दिया इसको। उस वो पावर किस फॉर्म में है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है।
तो ये रोटेट करेगा इसको, रोलर को, रोलर रोटेट होगा तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो रोप है, रोप क्या होगा, वाइंड होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो जो बॉक्स है, जो वेट है, वो लिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बताइए, पावर मोटर के जो पावर है कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है। तो बीच में क्या लगा है, गियर बॉक्स, क्यों, ताकि, गियर बॉक्स क्यों लगा है, गियर बॉक्स का काम है जो स्पीड है उसको चेंज किया जा सके, स्पीड कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, गियर का काम ये है। तो मोटर बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे रोटेट हो रही है, अगर उस स्पीड पे हम इस वेट को लिफ्ट करेंगे तो हो सकता है ये लिफ्ट, ये बॉक्स जो है ऊपर जाने के बाद पीछे पीछे से गिर जाए। तो यहाँ पे स्पीड बहुत ही कम चाहिए, तो गियर बॉक्स क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है। तो पावर ट्रांसमिशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमको स्पीड भी हो सकता है कम ज़्यादा भी चाहिए, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, हो सकता है मोटर सिर्फ वहीं हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई की जा रही है। यहाँ पे मेरा घर में सॉकेट है तो मैं मोटर यहीं पे लगा सकता हूँ। अब आप लोग बोलेगे तार लगा सकते हैं, तार लगाएंगे तो आपका जो घर का घर है या फिर जो भी, इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगा सकते हैं, वायर निकलेगी, वायरिंग होगी, वायरिंग का कॉस्ट आएगा, वायरिंग के, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे सॉकेट हो, डायरेक्ट करंट मिले। और ये भी हम चाहते हैं, यहाँ पे जो विंच है वो एक तरह से मशीन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोटर है और यहाँ मशीन है, ठीक है। मोटर M/R लिखूंगा मैं, मशीन को M/C लिखूंगा, ठीक है। तो मोटर और मशीन के बीच में गैप भी होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के आसपास होंगे तो दोनों के बीच में कांटेक्ट हो सकता है। ये अलग स्पीड पे रोटेट कर रहा है, ये अलग स्पीड पे रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा तो दोनों एक्सीडेंटली दोनों फेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होना चाहिए, इसलिए पावर ट्रांसमिशन की जरूरत है। उस पावर ट्रांसमिशन में देख रहे हैं आप लोग, बीच में एक शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे भी, और एक शाफ्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है, और बीच में उसके क्या है, गियर है। गियर लगाया गया क्यों, टू रिड्यूस द स्पीड और इंक्रीज द स्पीड, ओके, एज पर द रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, स्पीड कम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे गाड़ी को चलाना हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर समझ में आया, क्यों जरूरत है, और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, पावर, पावर इक्वल्स टू 2π/N/T/60, ये याद रखेंगे, नोट भी करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट, अब क्या क्या तरीके हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, जो हम लोग बात कर चुके हैं, गियर ट्रेन, गियर ड्राइव और गियर ट्रेन, विच आर यूज इन ऑटोमोबाइल एंड इंजन में, आईसी इंजन में जैसे व्हीकल है उसमें गियर से ही स्पीड को चेंज किया जा सकता है। चेन ड्राइव, चेन ड्राइव आप देखेंगे बाईसाइकिल में होता है, बाईसाइकिल में होता है चेन ड्राइव, और मोटरसाइकिल्स में होता है। कोई मुझे बताएगा, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब पैडल्स होती हैं वहां पे स्प्रॉकेट है एक जिसपे दांत बने हुए हैं, टिथ बने हुए हैं, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन है मेरा एक, ठीक है। पैडल्स और एक पीछे भी होता है, पैडल्स किस पे लगे हैं, छोटे वाले पे, बड़े वाले पे, बड़े वाले पे। बड़े वाले पे पैडल्स लगे हुए हैं, बड़े वाले पे, ठीक है। और चेन इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर चेन पास कर रही है। पैडल बड़े वाले पे क्यों लगा है, छोटे वाले लगा देते तो मतलब, या फिर छोटे वाले को आगे रख देते हैं और बड़े वाले को पीछे रख देते हैं, और ये इसको बोलते हैं स्प्रॉकेट, स्प्रॉकेट बोलते हैं इसको। ये गियर नहीं है, ये स्प्रॉकेट है। सोचिएगा आप लोग, क्यों बड़े वाले को आगे रखे हम लोग और छोटे वाले को पीछे रखे, क्यों नहीं उल्टा कर सकते हैं। एक रिवोल्यूशन होगा उसमें, इसके 3 से 4 बेटा रिवोल्यूशन। आवाज नहीं आ रही अपनी, एक सेकंड में, लग रहा है मुझे मेरा वॉल्यूम कम है इसमें, एक सेकंड। स्प्रॉकेट एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है, तो बताओ। और इसके ऊपर चेन ड्राइव, चेन है,
तो जितने में ये फर्स्ट वाला जो बड़ा वाला रिवॉल्व करेगा उसमें इसके 3 से 4 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे छोटे वाले की, इसलिए सर बड़े वाले पे पेडल्स लगे हुए हैं। इससे क्या फायदा होगा? तो इससे हार्ड वर्क कम होगा, मतलब इससे इसका ज़्यादा। ह्यूमन का, हाँ, हाँ यस ह्यूमन सर। एफर्ट कम होगा, राइट। यस सर। थोड़ा सा टेक्निकली बताते तो अच्छा होता, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ सब पढ़ के आ चुके हो। ये एक तरह का लेमैन टाइप का आंसर है। जो आप रिवॉल्यूशन बता रहे हो कि रिवॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, थोड़ा सा फिजिकल जो फिजिक्स के जो टर्म्स हैं, टॉर्क, फोर्स, सर टॉर्क डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा होगा क्योंकि लेंथ डिस्टेंस टॉर्क ज्यादा हो कहाँ पे ज़्यादा जाएगी। होगा बेटा? मतलब छोटे पेडल से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो। यस। यहाँ पे देखिए, हमें क्या है, पावर चाहिए। पावर चाहिए किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, मूव कराने के लिए। पावर क्या होती है, मैंने बताया 2π×10⁻⁶, ठीक है। और एक पर्टिकुलर स्पीड पे हमको चलाना है, तो पावर अगर ज्यादा चाहिए तो टॉर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F×r, ठीक है। अब आप पैडल यहाँ पे लगा रखे हो और ये इसके ऊपर चेन है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है r, ये कैपिटल R है और ये इसका स्मॉल r है। तो टॉर्क किस पे ज्यादा आएगा, कम फोर्स पे। आपको कम फोर्स लगाना है ताकि ह्यूमन एफर्ट कम हो, ठीक है। हमको फोर्स कम लगाना है ताकि हम ज्यादा देर तक फोर्स साइकिल को चला सकें, ठीक है। तो फोर्स हमको कम लगाना है, तो क्या बढ़ा सकते हैं हम, रेडियस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टू गेट मोर टॉर्क, टू गेट मोर पावर। दैट्स व्हाई द बिगर स्प्रॉकेट इज एट पैडल साइड, ओके। चलिए, ये तो चेन ड्राइव में भी देखेंगे फिर से। बेल्ट ड्राइव कहाँ पे यूज होता है, राइस मिल्स, या फिर मैं अभी व्हीट फ्लोर मिल्स बता रहा था, सीविंग मशीन, उसमें भी बेल्ट ड्राइव यूज किया जाता है। और बेल्ट आपने इस सीविंग मशीन अगर ध्यान से देखा होगा आपने, तो इस तरह टाइप की रबड़ की बेल्ट होती है, रबर की होती है, ठीक है। इस टाइप की इसका क्रॉस सेक्शन होता है, वी शेप का, वो भी देखेंगे हम लोग। और ये रोप ड्राइव, रोप ड्राइव लिफ्ट में यूज किए जाते हैं। लिफ्ट के अगर पीछे का पार्ट आपने कभी देखा होगा कि पीछे किस टाइप की पावर ट्रांसमिशन हो रहा है लिफ्ट में, तो आप देखेंगे वहाँ पे रोप ड्राइव होता है, बट वो रोप मेटल के बने होते हैं, ऐसा नहीं धागे के बने होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लोड का हो सकता है, तो हो सकता है रस्सी के बने हो, लेकिन अगर लोड बहुत ज़्यादा है, कहीं शॉपिंग मॉल में यूज़ किया जा रहा है वो लिफ्ट, तो वहाँ पे जो रोप ड्राइव होगा वो मेटालिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, बेल्ट ड्राइव। बेल्ट इज फ्लेक्सिबल मैकेनिकल एलिमेंट। वन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, हो चुका है। Belt is a flexible mechanical element that transmit power from one shaft to another shaft. Belt is flexible, ध्यान रहे यहाँ पे बस एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल। ये तो हमको पता ही है कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है ये सब, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, लचीली। लचीली, ठीक है, लचीली तो सही बात, हाँ लचीली है। बट मान लो कि मुझे दो चीज़ों के बीच में पावर को ट्रांसमिट करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बेल्ट लगा दिया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो बेल्ट का लेंथ भी तो फिक्स हो गया ना, कितने लंबे कितने लेंथ का बेल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, ये फिक्स हो गया। लेकिन मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे बढ़ाना है, तो ये बेल्ट में मैं एक और बेल्ट जोड़ दूं तो बेल्ट बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो बेल्ट इज अ फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ द इट्स ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आल्सो एंड इट्स मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। मटेरियल इसका फ्लेक्सिबल है, ओके, और ज्योमेट्री भी इसका चेंज किया जा सकता है, दैट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, बेल्ट जो यूज किया जा रहा है ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मशीन यूज किया जा रहा है, उस मशीन को ट्रैक्टर से पावर दिया जा रहा है। जो मशीन, जो ट्रैक्टर है, उसका जो क्रैंक शाफ्ट बाहर निकला होता है, उसके ऊपर बड़ा सा एक रोलर लगा दिया गया क्रैंक शाफ्ट पे, और उस पर बेल्ट को रैप कर दिया गया है, ठीक है। और ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है, पावर ट्रांसमिट। अब ये बताइए यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी या फिर यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, 1 और 2, कहाँ पे? सर 1। 1 पे स्पीड ज्यादा होगी, मतलब आप लोग नहीं, सबको नहीं बोल सकता, जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिया है। 1 पे कैसे बेटा?
सर वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा, वो उसका एरिया छोटा है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों, कैसे, कोई फॉर्मूला आपके पास? नहीं सर, वन वो वाला, मैं उसको वन समझ रहा था, जो ट्रैक्टर के फ्रेम शाफ्ट है ना, वो उसको वन वन। समझ रहे थे? अच्छा, जी, मैं लिख रहा हूँ, दिख उसके रहा लिए है बोल ना? रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है। पहले मैंने सोचा वो वन है, आपने इधर लिखा था। चलो तो कई बार क्या होता है, हम छोटे वाली चीज को देख ही नहीं पाते हैं चलते हुए, तो हमको पता नहीं चलता, हमको बड़ा बड़ा चीज दिखता है, हमको लगता है बहुत फास्ट चल रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने बताया पावर। पावर क्या है? पी आई इक्वल्स टू पी आउटपुट। अगर लॉस नहीं होता है तो पी इनपुट इक्वल्स टू पी आउटपुट। ये मतलब यहाँ से जो पावर दे रहा है वही पावर यहाँ पे पहुंच रही है। और मैंने बता दिया 2 पाई N1 T1/60 बराबर होगा आई 2 पाई N0 TO/60। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे ना? हाँ या ना? आप लोग बोलोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पावर लॉस नहीं हो रहा है ऐसा एज्यूम किया जा रहा है, पावर लॉस इज 0। तो ये P इनपुट इक्वल्स टू P आउटपुट होगा। यस सर। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो 2 पाई N I T I/60, 2 पाई N O T O/60, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। NI TI इक्वल्स टू NO TO, ये भी होगा। अब ये बताइए टॉर्क कहाँ पे ज्यादा है? फर्स्ट पे। फर्स्ट पे। फर्स्ट मतलब आउटपुट पे, राइट? यस सर। फर्स्ट का मतलब है आउटपुट पे। टॉर्क ये ज्यादा है, टॉर्क ये कम है। तो स्पीड कौन सा कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा? समझ में आया ये बात? समझ में आया? यस सर। ओके। अब ध्यान रहेगा ये कि ये कौन सा स्पीड है? एंगुलर स्पीड है, ध्यान रहे। ये हम लोग एंगुलर स्पीड को लिखते हैं 2 पाई N/60। 2 पाई N/60। ठीक है, ये आरपीएम के टर्म में बोला जा रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। और ये एंगल के टर्म में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेडियन पर सेकेंड। नंबर ऑफ नहीं, हाउ मच रेडियन पर सेकेंड इट इज रिवॉल्विंग। ठीक है, हाउ मच रेडियन। ये बता रहा है साइकिल। साइकिल बोल दिया, अगर एक एक रोटेशन है तो मतलब 2 पाई। समझ में आ रहा है? लेकिन एन क्या है? आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, ध्यान रहे। डिवाइडेड बाय 60 इसलिए क्या है? क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। ये किसी को समझ में आ नहीं रहा है क्या? ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी। ओमेगा रेडियन में बताएगा कि एक सेकंड में ये कितना रेडियन कवर कर रहा है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एन का मतलब है कि एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर ले रहा है जो रोटेटिंग बॉडी है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, इट इज क्लियर। यस और ये सर। किस टाइप का बेल्ट है? आप देख रहे हो, फ्लैट बेल्ट है। फ्लैट, फ्लैट है। फ्लैट मतलब समझ रहे हैं? इसकी जो थिकनेस है बहुत ही कम है। ठीक है, फ्लैट टाइप का है, फ्लैट है। चलिए, बेल्ट ड्राइव एंड पावर ट्रांसमिशन। अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करेगा? द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो बेल्ट के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। द टेंशन ऑफ द बेल्ट। अब बेल्ट बहुत ही ज्यादा खींचा हुआ है, खींचा हुआ है तो टेंशन होगा इसमें। अच्छा, यस सर। एक एक स्टूडेंट है अभी किसी बेल्ट को, और दूसरा एक स्टूडेंट है सामने से खड़ा है, और तो ध्यान से बताइएगा, एक रोप को दोनों मिलके खींच रहे हैं, ठीक है? तो टेंशन किस डायरेक्शन में होगा? टेंशन टुवर्ड्स किस में। डायरेक्शन में होगा? ये टुवर्ड्स इधर में। देख रहे हैं सामने, किधर? ये बताइए, दोनों खींच रहे हैं, ठीक है, रुका हुआ है, दोनों रुके हुए हैं, और रोप भी स्ट्रेच्ड है, कंप्लीटली स्ट्रेच्ड है, लूज कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगर बिटवीन द रोप। मैं अगर दोनों रोप एक को यहाँ पे बाहर बना दूं ऐसे, ठीक है, अब आप बताइएगा ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? रुका हुआ है, कहीं भी मोशन नहीं कर रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब इस पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे
वो क्या होंगे, सेम होंगे या फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो फोर्स कौन से लग रहे हैं, फोर्स इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है। अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करूं तो ये इसको ऐसे खींच रहा है, अगर इस स्टूडेंट की बात करूं तो उसको ऐसे खींच रहा है, दोनों टेंशन फोर्स सेम लगा रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बेल्ट में यही बेल्ट है और ये रोप भी हो सकता है, ये चेन भी हो सकता है। अब ये बेल्ट है फ्लैट बेल्ट, ठीक, ये फ्लैट बेल्ट है। अब इसका मटेरियल मैं यहाँ तक एंड मानता हूँ, तो टेंशन हमेशा और हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा या टुवर्ड्स टुवर्ड्स बॉडी होगा। टेंशन तभी हो सकता है जब हम इस बॉडी पे टेंशन की बात कब कर रहे हैं, जब उस पर अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स लगाया जाए। अवे फ्रॉम द बॉडी अगर फोर्स लगाया जाए तो बॉडी को बोला जाएगा कि वो टेंशन में है। आ रही बात समझ में, टेंशन कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो हम टेंशन की डायरेक्शन इधर भी दिखाएंगे और इधर भी दिखाएंगे, तभी ये टेंशन में होगा। ये लाइन, तभी जो ये लाइन है, इस लाइन को बोला जाएगा, जो बेल्ट के हर एक पार्टिकल हैं, हर एक एटम है, वो टेंशन फील कर रहे होंगे। तभी फील कर सकते हैं जब उसके एक एक एटम्स पे देखा जाए तो इधर भी फोर्स लगे और इधर भी फोर्स लगे, तभी वो टेंशन में होगा। बात समझ में आ रही है? ये मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे यूज है। बात समझ में आ रही है? टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो बाद में समझेंगे, बट ध्यान रहे टेंशन विल बी ऑलवेज अप्लाइड अवे फ्रॉम द बॉडी। जब भी हम पुल्ली और रोप की बात करते थे, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी है। अवे फ्रॉम द बॉडी है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट, बेल्ट ड्राइव एंड पावर ट्रांसमिशन। अमाउंट ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड, ये हम लोग देख रहे थे, द आर्क ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुल्ली। इस देखिए, एक पुल्ली ये है, एक दूसरा पुल्ली ये है, इस पे बेल्ट ऐसे रैप्ड किया गया है। ठीक है, तो इसमें आर्क ऑफ द कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, जो जितना कॉन्टेक्ट में है इतना एरिया, इतना बेल्ट का कॉन्टेक्ट है विथ पुल्ली, इधर भी है और इधर भी है। यहाँ पे बोला गया स्मॉलर पुल्ली, वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही। स्मॉलर पुल्ली ही क्यों नहीं बिगर पुल्ली, ज़्यादा कॉन्टेक्ट किस पे होगा और क्यों होगा, ये सब देखा जाएगा अभी। तो अभी तक ध्यान रखेंगे, द आर्क ऑफ द कॉन्टेक्ट क्या है, जहाँ तक बेल्ट उस पुल्ली के साथ कॉन्टेक्ट में है उसको बोलते हैं आर्क ऑफ द कॉन्टेक्ट। और बोला जाए एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट, तो वो एंगल ये है कॉन्टेक्ट का। द कंडीशन अंडर विच द बेल्ट इज यूज, कंडीशन मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन, किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, उस पर भी डिपेंड करता है कि पावर ट्रांसमिट कितना होगा। ठीक है, ड्राई होगा, मान लो कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो जो फ्लेक्सिबल मटेरियल है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, समर का टाइम है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा एलोंगेशन हो जाए, तो वो लूज हो जाएगा पुल्ली, सॉरी बेल्ट लूज हो जाएगा। लूज होगा तो पावर ट्रांसमिशन कम होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है तो टाइट हो जाएगा, टाइट होगा तो फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, पावर ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इज ऑल्सो द पावर अमाउंट ऑफ द पावर इज डिपेंडिंग। ओके, बेल्ट ड्राइव सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि कैसे हम बेल्ट ड्राइव को सेलेक्ट करें, किस टाइप के बेल्ट को सेलेक्ट करें, वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। मैंने मैं बताना भूल गया कि ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट का मतलब क्या है। देखिए, एक पुल्ली ये है, एक पुल्ली ये है, दोनों को सपोज मुझे इसको रोटेट करना है, इसको रोटेट करवाना है, इस पे मशीन को यूज कराना है। फ्लोर मिल्स का हमेशा आप लोग अपने दिमाग में थोड़ा सा लाइएगा। फ्लोर मिल्स पे डायरेक्टली आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा कि यहाँ पे कुछ रोटेट होता है और एक जगह पे मोटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रोटेट हो रही है और ये क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है। कौन रोटेट हो रहा है, कौन रोटेट करवा रहा है? एक इनपुट है, एक आउटपुट पुल्ली है। कौन अपने आप रोटेट हो रहा है और कौन किसी और की वजह से रोटेट हो रहा है? हु इज द ड्राइवर, हु इज द ड्रिवन? हु विल टेल? Sir, driver is input
Driver is input and driven is output. आउटपुट। This is driver and this is driven. तो कई बार हम लोग ड्राइवर को DR लिखेंगे और ड्रिवन को DN। और मोटर किस पे लगेगा और मशीन किस पे होगी? मोटर किस पे होगा, मशीन किस पे होगी? जल्दी बताओ। मोटर इनपुट पर से। मोटर इनपुट पे होगा और आउटपुट पे मशीन। अभी ये किसको नहीं समझ में आ रहा है? मशीन अपने आप नहीं चलती है, मशीन को कहीं ना कहीं से आपको इनपुट पावर देना पड़ेगा, इनपुट से पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। मोटर हमें डायरेक्ट मिलता है मार्केट से, मोटर हम यूज कर सकते हैं। मोटर इज ऑल्सो मशीन बट इट प्रोवाइड द पावर टू अनदर मशीन्स, तो मशीन बिना मोटर के ना चल पाए, ठीक है। ये मोटर मशीन जस्ट एन एग्जांपल। अभी यहाँ पे कई चीज़ हो सकता है, यहाँ पे कुछ और चीज़ हो और यहाँ पे पावर हमको किसी और को देना हो सकता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है रोटेटरी मोशन ही कर रहा हो। मोटर आपको याद होगा, हम लोग ने रेसिप्रोकेटिंग पंप देखा था, याद है आपको? रेसिप्रोकेटिंग पंप में मोटर लगा था कि नहीं लगा था? पिस्टन को मूव कराना था हमको आगे पीछे, इसके साथ जुड़ा हुआ था पिस्टन रॉड के साथ जुड़ा था कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा था क्रैंक, और क्रैंक के साथ जुड़ा था क्रैंक शाफ्ट। और ये क्रैंक शाफ्ट कैसे, किसकी वजह से रोटेट हो रहा था? क्रैंक शाफ्ट के साथ कौन लगा था? मोटर। वही इसको रोटेट करा रहा था, तो क्रैंक रोटेट हो रही थी, फिर ये आगे पीछे हो रहा था, ये भी आगे पीछे, और पिस्टन मूव कर रहा था इन द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर है और ये मशीन है, ठीक, ये मशीन था, ठीक है। तो ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट, दो शाफ्ट होंगे, एक ड्रिवन जो किसी और की वजह से रोटेट हो रहे होंगे, और एक होगा ड्राइविंग जो रोटेट हो रहा होगा इलेक्ट्रिक पावर से या कोई और अनदर सोर्स जिसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से हमको पावर को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। पावर टू बी ट्रांसमिटेड, कितना पावर चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बेल्ट ड्राइव कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट मतलब लॉसेस एकदम जीरो, स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द बेल्ट एंड पुली, स्लिपिंग मस्ट बी जीरो। स्पेस अवेलेबल, कितना जगह आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप बेल्ट ड्राइव को चूज करोगे। पुल्ली कितनी दूरी पर लगाए, मान लो मेरे पास कमरे का साइज इतना है, मैंने एक पुल्ली यहाँ पे लगाया और एक पुल्ली यहाँ पे लगाया है, तो सही है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं पावर यहाँ पे है, पावर अवेलेबल यहाँ पर है और पावर ट्रांसमिट करना है यहाँ पे मशीन है, तो इस स्पेस में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस अवेलेबल यू कैन चूज द बेल्ट ड्राइव, ओके। स्पीड रिडक्शन रेशियो, आपको कितना स्पीड रिड्यूस करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अभी मैंने बताया कि बड़े पुल्ली से छोटे पुल्ली, बड़े पुल्ली का स्पीड कम होता है, छोटे पुल्ली का स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको कितना स्पीड, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पुल्ली की साइज छोटी या ज़्यादा कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्सो द स्पीड रिडक्शन कितना चाहिए, उसके बेसिस पे भी हम बेल्ट ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट। ये सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड दिस स्पेस अवेलेबल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। अभी ये स्पेस सेंटर डिस्टेंस मतलब इस पुली से सेंटर का डिस्टेंस कितना है वो डिपेंड करता है, ऑल्सो इट इज डिपेंडिंग ऑन स्पेस अवेलेबल, दोनों सेम बात कह रहा है। शाफ्ट लेआउट, शाफ्ट हो सकते हैं कि शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल हो। देखिए शाफ्ट के ऊपर ही पुल्ली लगेगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पैरेलल लेआउट है। एक शाफ्ट हो सकता है कि ऐसा हो और एक शाफ्ट वर्टिकल हो, तो ये पावर ट्रांसमिशन कुछ और तरीके से होगा। तो किस तरह का शाफ्ट लेआउट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर आल्सो गोइंग टू चूज बेल्ट ड्राइव। सर्विस कंडीशन, सर्विस कैसा दे रहा है, मेंटेनेंस कितना है इसका, उस पर भी किस टाइप का बेल्ट होगा वो हम डिसाइड करेंगे कि सर्विस कंडीशन मतलब सर्विस आप कितने दिन तक देना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे बेल्ट का जो मटेरियल है उसको डिसाइड किया जाता है कि कौन से मटेरियल वाला बेल्ट यूज़ किया जाए।
तो मटेरियल भी देखेंगे अभी, मटेरियल भी आता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट इज बेल्ट टाइप। बेल्ट टाइप देख पा रहे हैं आप लोग? बेल्ट टाइप, फ्लैट बेल्ट। अब जो ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है क्रॉस सेक्शन है ये। कोई पुल्ली है ऐसी, इसके ऊपर ये डिस्क डिस्क शेप का पुल्ली है। मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। डिस्क शेप का एक पुल्ली है, इस पे शाफ्ट लगा हुआ है। ये शाफ्ट लगा हुआ है इस पे, ठीक है। तो ये पुल्ली है, इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। इसके ऊपर बेल्ट रैप किया जाएगा। अब ये बाहर निकल सकता है बेल्ट, जरूरी नहीं है पूरा कांटेक्ट हो, और पीछे की तरफ भी बेल्ट बाहर निकला होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस साइड से देखूं, इस साइड से, इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। अभी हम लोग कल से CMD क्लास देखने वाले हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सब ये समझ में आएगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं और इतने पार्ट को कट कर दूं और फिर देखूंगे, तो बेल्ट का कुछ पुल्ली का कुछ पार्ट होगा ये, और उसके ऊपर बेल्ट ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। इसको बोलते हैं फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट मतलब रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, तो फ्लैट बेल्ट है। उसका क्रॉस सेक्शन वी बेल्ट बोल सकते हैं। वी बेल्ट कैसे दिख रहा है? ये वी बेल्ट, यहाँ पे वी बना रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये वी बन रहा है, यहाँ पे वी बन रहा है कि नहीं? एंगल है दोनों के बीच में, ना ही 90 डिग्री है, ना ही 0 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री है। दिख रहा है ये वी? तो बेल्ट पे भी ऐसा शेप बनाना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा ये वी, इस टाइप का शेप, वी बेल्ट। सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज रोप। सर्कुलर बेल्ट इज नोन एज रोप। अब ये बता सकते हैं आप लोग, इसका एडवांटेज क्या है इन सबों का? इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो इस वी बेल्ट से दूर किए जाते हैं। वो कौन सा ऐसा डिसएडवांटेज है जो वी बेल्ट में नहीं है, जो फ्लैट बेल्ट में है बट वी बेल्ट में नहीं है? एनी ऑफ यू? सर फ्लैट बेल्ट में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फ्लैट बेल्ट में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, गुड, क्योंकि कांटेक्ट ज्यादा है। ये एडवांटेज हो गया बेटा। फ्रिक्शन ज्यादा है तो फायदा है ना, स्लिपिंग नहीं करेगा। सर बट एडवांटेज एफिशिएंसी बता कम रहे हो थे। जाएगी ना। नहीं, फ्रिक्शन से यहाँ पे एफिशिएंसी कम नहीं थी, यहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। मुझे किसी चीज को साथ में लेके जाना है। आप सोचो पुल्ली रोटेट कर रहा है, ठीक है, पुल्ली रोटेट कर रहा है। पुल्ली अगर रोटेट करता जाए और बेल्ट को साथ में ना लेके जाए, इतना जितना कांटेक्ट में आगे ना पहुंचाए, तो बेल्ट तो आगे नहीं बढ़ेगा। बेल्ट किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है? पुल्ली की वजह से। इसमें मोटर लग गई, मैंने इसमें मोटर लगा दिया, मोटर इसको रोटेट कर रहा है, शाफ्ट को, शाफ्ट इस पुल्ली को रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्लिपिंग हो रही है, तो बेल्ट तो पीछे रह जाएगा, बेल्ट तो आगे जाएगा नहीं किसी दूसरे पुल्ली को रोटेट कराने के लिए। तो यहाँ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? यस सर। तो ये तो एडवांटेज हो गया जो तुम बता रहे हो। डिसएडवांटेज में पूछ रहा था। कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पता नहीं क्या, ये बेल्ट जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इधर जाके इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड में गिर सकती है ना, रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। यस सर। बट इसमें है, इसमें नहीं गिर सकता है। तो जो जो इसमें साइड स्लिपिंग हो रही है, साइड स्लिपिंग की वजह से ये
इसका ग्रिप हट सकता है, वो नहीं हो रहा है किसमें, वी बेल्ट में और रोप ड्राइव में या सर्कुलर बेल्ट में नहीं होगा। ठीक है, बट आप देख रहे होगे इसमें कांटेक्ट कम है या इसमें कांटेक्ट कम है, वी में ज़्यादा कांटेक्ट है या फिर सर्कुलर बेल्ट में कांटेक्ट ज़्यादा है। कांटेक्ट हमको चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हमको ज़्यादा चाहिए। कांटेक्ट किसमें ज़्यादा है, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट। I think students are not attending the class properly. They just join the class. Joining and attending both are different. कांटेक्ट किसमें ज़्यादा है, वी बेल्ट में या सर्कुलर बेल्ट में? सर्कुलर में। सर्कुलर में कांटेक्ट ज़्यादा है। सर वी बेल्ट में ज़्यादा है। वाह बेटा, वी बेल्ट वी बेल्ट में ज़्यादा कांटेक्ट है। सर्कुलर में पता नहीं कैसे आप लोग लगता है ये सर्कुलर में कांटेक्ट कैसे ज़्यादा हो, पॉइंट कांटेक्ट है यहाँ तो, बस यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है। यहाँ तो पॉइंट कांटेक्ट है बेटा, यहाँ तो सरफेस कांटेक्ट था पूरा, यहाँ पे लाइन कांटेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट किसमें है, वी बेल्ट। पहले तो फ्लैट बेल्ट है, उसके बाद वी, उसके बाद रोप। एक सेकेंड होल्ड कीजिए आप लोग। ठीक है, तो these are the types of the belt material. According to the material used, belts are classified into leather belt, cotton and fabric, rubber belts and balata belts. अभी देखेंगे बलाटा बेल्ट्स क्या है। आप लोग बाकी सारे जानते होंगे, लेदर बेल्ट्स, कॉटन एंड फैब्रिक एंड रबर बेल्ट्स आप लोग जानते होंगे। व्हाट इज द बलाटा बेल्ट्स? तो सबके मैंने पॉइंट्स 1 by 1 लिखे हैं, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है पॉइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी आपको समझ में आता है कि कॉटन और फैब्रिक क्या है। तो कॉटन की बात करें तो दिस टाइप इज मोस्टली यूज्ड इन द फार्म मशीनरी एंड बेल्ट कन्वेनर। कन्वेनर का मतलब है, बेल्ट कन्वेनर का मतलब है, आप अगर किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो कन्वेनर्स लगे होते हैं, कन्वेनर्स मतलब रोलर लगे होंगे। इस रोलर के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े बेल्ट लगे होते हैं, 2 रोलर होते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो इसके ऊपर रख दिया जाता है, और ये इसके रोलिंग की वजह से ये रोटेशन ऐसे होता है तो ये आगे बढ़ता है। तो ये कोई भी अगर आपने कोई भी स्टफ आपने यहाँ पर रखा तो आगे मूव करता जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वेनर। तो इस पे जो बेल्ट यूज़ किए जाते हैं वो इस पे ज़्यादा वेट नहीं होता है, तो उसको कॉटन या फैब्रिक बेल्ट से यूज़ किया जा सकता है। लेदर बेल्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बेल्ट। दिस बेल्ट इज फाउंड इन जिप। This belt is more expensive than other belts made of both are recycled materials. To become a leather belt is strong, the one layer of leather is joined to another layer to become more stronger, increase the thickness of the belt. और ये thickness बढ़ जाएगा। एक बेल्ट है इतने थिकनेस का, हमने दूसरा मटेरियल उसके साथ बॉन्डिंग किया और दूसरा, तो एक तरह से कंपोजिट मटेरियल बन जाता है, बट ये फ्लैक्सिबल है, मेटालिक नहीं है, कंपोजिट मटेरियल है बट फ्लैक्सिबल है, तो इसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेदर सरफेस प्रोवाइड्स रिलायबल ग्रिप। लेदर में जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, एंड पावर ट्रांसमिशन इवन इन
dirty condition is also good. Next is rubber belt. This belt is made up of fabric. This is used in the sawmills, paper mills and more. बलाटा बेल्ट्स देखिए क्या है, ये भी एक तरह से रबर बेल्ट ही है, बट रबर बेल्ट को अगर एक बेल्ट है रबर का बनाया गया है, ऐसा फ्लैट समझ लीजिए, ऐसा फ्लैट है, और दूसरे एक रबर को भी जोड़ना है दोनों को, तो एक तरह का गम यूज किया जाता है, उस गम का नाम है बलाटा गम। तो इस बलाटा गम को यूज करके इन दोनों को स्टिक किया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस तरह के बेल्ट काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही माने जाते हैं, बलाटा बेल्ट। अब मैं इमेजेस की बात करूं तो ये लेदर बेल्ट देखे होंगे आप लोग, लेदर बेल्ट। नेक्स्ट वन इज द फैब्रिक, ये मोस्टली यूज किया जाता है जो मिल्स हैं, सॉ मिल्स या कन्वेनर। रबर बेल्ट ये इंजन्स में यूज किए जाते हैं। बलाटा, ये भी बेल्ट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आपके पास जो मैं नोट्स सेंड करूंगा तो उसके आपके पास सिर्फ इमेजेस होंगी, ठीक है। तो आपको जो ये मैं जो लिखा हुआ पॉइंट्स है ये आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वीडियो लेक्चर से। बेल्ट ड्राइव टाइप, बेल्ट ड्राइव टाइप है, बेल्ट टाइप नहीं है, ये बेल्ट ड्राइव टाइप है, बेल्ट ड्राइव टाइप। ओपन बेल्ट ड्राइव, द ओपन बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड। देखिए मैं नेक्स्ट इमेज जो नेक्स्ट स्लाइड में जो इमेज है वो भी मैं दिखा दूंगा, पर मैं डायरेक्ट यहीं पे दोनों दिखा रहा हूँ। दो बेल्ट है, दो पुलिस हैं, इसके ऊपर बेल्ट है। ये मैंने इसके ऊपर एक बेल्ट लगाया और इसके ऊपर रैप कर दिया और इस पे मैंने ऐसे लगाया। किसमें बेल्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस सेम है? सेंटर डिस्टेंस सेम, किसमें बेल्ट की जरूरत ज्यादा होगी? फर्स्ट वन, सेकंड वन? सेकंड वाले। सेकंड वन। सेकंड में बेल्ट की ज्यादा जरूरत होगी। सर सेम होगा। सेम होगा कैसे बेटा? कैसे? सर अनफोल्ड करे तो इसको अनफोल्ड करोगे तो सेम कैसे हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई आपके पास कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से बता रहे हो या इमेजिनेशन है? The pulleys diameter are same and both are having a same distance from the center to center. The distance between the centers of the pulley are same and the size of the pulleys are also same. Then the length of the belt will be same. Same होगा। बोलो किसमें लाइफ ज्यादा होगी बेल्ट की, किसमें कम होगी? अच्छा बेटा ये बताओ, ऐसे अगर मैं बेल्ट को लेके जाऊं और बेल्ट को मैं ऐसे लेके जाऊं, दोनों लेंथ सेम है? बेल्ट छोड़िए, पेरीमीटर सेम है दोनों का, ऐसे ऐसे दोनों सेम है? पता नहीं कैसे बता रहा है ये। लेंथ इसमें ज्यादा होगी। दोनों में दोनों का यूज क्यों किया जा रहा है? देखिए अगर इनपुट पे रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आउटपुट पे कैसा होगा? क्लॉकवाइज ही होगा। इनपुट पे अगर क्लॉकवाइज है तो आउटपुट पे भी क्लॉकवाइज होगा। अगर इस केस में इनपुट पे क्लॉकवाइज है तो ये बेल्ट भी ऐसे घूमेगी, बट इसको ऐसे घुमा देगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, ठीक है।
तो इन दोनों में क्या अंतर हो गया? दूसरा, एक तो लेंथ इसमें ज़्यादा होगी क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनपुट और आउटपुट में सेम रोटेशन मिलेगा इन केस ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। दिस इज ओपन स्पेस है यहाँ पे, और इसको बोलेंगे क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। बट इसमें डिसएडवांटेज एक और है कि दोनों बेल्ट एक दूसरे के पास से ही गुजरेंगे, तो हो सकता है दोनों के बीच में लगातार कांटेक्ट हो और ये दोनों मूव कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को रब करेंगे मतलब वियर आउट होगा, तो इसके बेल्ट का लाइफ कम होगा इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओके, थर्ड है बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुलिस। आइडलर पुलिस का मतलब है ऐसे पुलिस जिनका काम पावर ट्रांसमिशन में तो नहीं है, बट प्रोवाइडिंग सम सपोर्ट्स, एक्स्ट्रा सपोर्ट्स। जैसे ये दो पुली हैं, एक इनपुट है एक आउटपुट है, ठीक है। बीच में ये पुली इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये जो बेल्ट है इसके वेट की वजह से यहाँ पे कॉन्टेक्ट को कम कर देगा। सपोज ये दो पुलीज हैं और इनके ऊपर बेल्ट ऐसे रैप किया हुआ है, ठीक है। अब बेल्ट के पास भी अपना खुद का वेट है, ठीक, तो खुद के वेट की वजह से ये हो सकता है यहाँ पे नीचे चला जाए, ऐसे ऐसे रोटेट करे, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि कांटेक्ट कम हो जाएगा अगर ये लूज होता है, तो कांटेक्ट जितना कम होगा पावर की ट्रांसमिशन की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आइडलर पुली लगाए जाते हैं ताकि ये कांटेक्ट बना रहे, ठीक है, ये कांटेक्ट बना रहे। अगर ये लूज होता तो कांटेक्ट हो सकता है यहीं तक रहे, इतना ही एंगल रहता, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पुलिस लगाए जाते हैं कि पावर ट्रांसमिशन आपको ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे बहुत दूर है और कई डायरेक्शन में जा जाके दूसरे पावर, जैसे ये ड्रिवन पुलिस है, ये एक ड्रिवन पुली है, ये एक ड्रिवन पुली है, ये एक ड्रिवन पुली है। ड्रिवन मतलब यहाँ कई सारी मशीनें लगी हैं, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, 3 मशीनों को रोटेट कर रहा है ये ड्राइवर पुली। तो यहाँ पे बहुत सारे बेल्ट को ऐसे ले जाके ऐसे ले जाके ऐसे ले जाओगे, तो हो सकता है कई जगह पे आपको टाइट चाहिए, तो यहाँ पे एक आइडलर पुली, एक यहाँ आइडलर पुली, ऐसे आइडलर पुली बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, अब इसमें कैसा लग रहा है आपको? अब देखो ये पुल्ली है पहला और ये दूसरा पुल्ली है। जो दूसरा और पहला पुल्ली, दूसरा और तीसरा पुल्ली है, दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों का स्पीड क्या होगा? सेम होगा, दोनों का स्पीड सेम होगा। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड पुल्लीज, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। देखिए अब ये बेल्ट से मान लीजिए स्पीड है N1, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा स्पीड बदल जाएगा क्योंकि साइज क्या है? छोटी है, छोटे वाले पुलिस लगा है ना, ये शाफ्ट, पुल्ली और बेल्ट, तीन चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे पुल्ली बड़ी है, ये देखो पुल्ली बड़ी है पहली, दूसरी पुल्ली ये है छोटी वाली, तो यहाँ N1 है स्पीड, तो दूसरा वाला पुल्ली है वो किस पे रोटेट करेगा? N2, ठीक है। तो दूसरा वाला पुल्ली लगा तो इसी शाफ्ट पे है, इसी एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं, तीसरी वाली पुल्ली भी। तो तीसरी वाली पुल्ली किसकी वजह से रोटेट कर रहा है? शाफ्ट की वजह से रोटेट कर रहा है कि नहीं? ये बेल्ट की वजह से नहीं कर रहा है, शाफ्ट की वजह से कर रहा है, तीसरी पुल्ली। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, इसमें मोटर लगा हुआ है, इस शाफ्ट में मोटर लगा हुआ है, मोटर, इस मोटर से ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, शाफ्ट की वजह से पुल्ली रोटेट कर रहा है, पुल्ली के ऊपर बेल्ट लगा, बेल्ट जाके किसको रोटेट किया? दूसरे वाले पुल्ली को, दूसरे वाले पुल्ली ने किसको रोटेट किया? शाफ्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, शाफ्ट रोटेट होने लगा। अब शाफ्ट उसी स्पीड पे रोटेट करेगा जिस स्पीड पे दूसरी वाली पुल्ली रोटेट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड आते ही N2 हो गया, तो यहाँ पे जो शाफ्ट है वो भी किससे रोटेट करेगा? N2 से करेगा। N2 के साथ क्या लगा हुआ है? पुल्ली, पुल्ली भी किस स्पीड पे रोटेट करेगी? N2 से करेगी, क्योंकि शाफ्ट और पुल्ली दोनों एक दूसरे से फिक्स्ड कांटेक्ट में, फिक्स्ड कांटेक्ट में, ठीक है। तो एंगुलर रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, बोथ विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब उसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट जाके अब दूसरे चौथे पुल्ली को रोटेट कराएगा, अब इसकी स्पीड अलग होगी, N4 होगी, मतलब N1 अलग है, N2 इक्वल्स टू N3 और N4 अलग है, ठीक है। मतलब N1 इज, अब बताइएगा आप लोग रिलेशन बताइए, N1, N2, N3 एंड N4, यहाँ पे बीच में ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा?
N1 और N2 में? ग्रेटर देन। लेस देन होगा बेटा, पहली पुली बड़ी है। हाँ, N1 इज लेस देन N2। यस, और N2 एंड N3 में क्या होगा? इक्वल टू इक्वल होगा। N3 एंड N4 में ग्रेटर देन ग्रेटर देन होगा। N4 ग्रेटर होगा। सर N4 ग्रेटर होगा। N3 greater than होगा। N4 छोटा है ना N3 से? हाँ, तो यस सर। ठीक है, कॉन्टेक्ट में देखिएगा ध्यान से, कौन है? 3 के साथ 4 है, तो 3 और 4 का ही कंपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ पुली साइज। समझ में आ रहा है? आ गया होगा समझ में, आई थिंक। अब यहाँ पे स्टेप्ड और कोन पुल्ली है। जैसे स्टेप्ड और कोन पुल्ली का मतलब है साइज, ये बेल्ट को शिफ्ट किया जा सकता है अलग अलग पुल्लीज पे। तो शिफ्ट करोगे तो अलग अलग टाइप के स्पीड मिलेंगे आपको, स्पीड रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग किया जा सकता है। शिफ्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन बेल्ट ड्राइव। फास्ट पुली, लूज पुली, जैसे कि यहाँ पे भी शिफ्टिंग का है प्रोविजन कि फास्ट, ये देखिए स्टेप्ड और कोन पुली का मतलब इज यूज फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट व्हाइल मेन शाफ्ट रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। मेन शाफ्ट यहाँ पे रोटेट एक ही स्पीड पे कर रहा है, लेकिन हम इस पुली को कभी इस पे रख सकते हैं, ठीक है, तो इसके साथ इसको इस पे रखना पड़ेगा। एंगल ऐसे तो नहीं रख सकते ना, ऐसे नहीं रख सकते। इस पे रखोगे अगर बेल्ट को, तो इसके साथ इस पे रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पर क्या है, एक लूज पुली है और एक फास्ट पुली है। लूज और फास्ट पुली में फास्ट का मतलब फिक्स है वो, लूज पुली मतलब वो आगे पीछे हो सकता है। यहां पर इस पुली को यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो, मतलब ये फास्ट पुली को यहाँ पे जो मशीन शाफ्ट है और ये मोटर शाफ्ट है, मोटर इसके साथ लगा हुआ है। तो फास्ट पुली कीड टू द ड्रिवन शाफ्ट, पुली विच इज कीड मतलब जोड़ा गया है की से मतलब ये की निकाल दोगे तो लूज हो जाएगा, और की लगाए रखोगे तो फास्ट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। टू द ड्रिवन शाफ्ट, लूज पुली का मतलब पुली नॉट कीड टू द ड्रिवन शाफ्ट, इट कैन फ्रीली रोटेट, ये फ्रीली रोटेट हो रहा है। मतलब अगर जब इसके ऊपर लगाओगे, इस वाले पुली के ऊपर बेल्ट लगाओगे, तो शाफ्ट रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ ये पुली रोटेट करेगा, और ये फ्री है शाफ्ट से। फ्री मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत ही लूज है, तो सिर्फ अपने ये पुली रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट नहीं करेगा। लेकिन जब इसके ऊपर लगाएंगे फास्ट के साथ, तो क्या होगा, ये फिक्स है एक दूसरे के साथ, शाफ्ट और फास्ट पुली दोनों फिक्स है एक दूसरे में। तो जब फास्ट पुली रोटेट करेगी तो शाफ्ट को भी रोटेट करेगी। ठीक है, तो इसका काम कब है, जब मशीन को बिना बंद किए हम पावर ट्रांसमिशन बंद कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज आप लोग पढ़िएगा इसको। चेन ड्राइव, इसमें समझाने का कोई नहीं है, बस आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाए कि चेन ड्राइव क्या है। तो काफ़ी विजुअलाइज हो रहा होगा आपको। इसमें स्प्रॉकेट आप देख रहे हैं, और ये मैंने अभी डिस्कस किया था कि पैडल साइड में कौन सा होगा, स्मॉलर और लार्जर। लिंक से बने होते हैं ये लिंक, चेन लिंक्स होते हैं, छोटे छोटे लिंक होते हैं और इससे जोड़े जाते हैं, तो ये मेटालिक होता है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन बेल्ट ड्राइव एंड चेन ड्राइव, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। रोप ड्राइव, ये सब सारे स्लाइड मैंने डाला है टू अंडरस्टैंड, मतलब विजुअलाइज हो जाए। ये जो इमेजेस डाले गए हैं विजुअलाइज हो कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, मोटर लगा हुआ है और एक बड़ी पुली लगी है छोटे बड़े साइज की, उसके बाद ये सारे छोटे छोटे लगे हैं, तो स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएंगी। ठीक है, लिफ्ट में यूज़ किया जा सकता है, मैंने बताया था मेटालिक रोप्स यूज़ किया जाता है। ये आप लोग देखे होंगे ट्रेन, रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे डेड वेट लटकाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी मेटालिक रोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे गियर ड्राइव। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ रिलेशन मैंने लिखवाया था वो याद रखेंगे, N1T1 इक्वल्स टू N2T2 या NITI इक्वल्स टू NOTO। सर टेंशन का एक बार रिपीट कीजिए। टेंशन में क्या रिपीट करूं बताओ?
सर जो फर्स्ट वाला बॉडी था उस वैसे टेंशन पुलिंग फोर्स कहते हैं, तो Yes. फर्स्ट वाले के लिए बाद वाला होगा या खुद का होगा? देखो 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 मैं दिखा रहा हूँ। देखो हमने आपने आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा, कई बार आया है ये। जैसे यहाँ पे पुली है, ओके, और एक मास यहाँ पर लटका हुआ है और इसको कोई पुल कर रहा है। एक लड़का है जो इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। अब ये मास है, मास का जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे मास के लिए, इस मास के लिए, तो इसका नीचे एक mg लग रहा होगा और ये रुका हुआ है इक्विलिब्रियम में, कुछ कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं जा रही है, रुका हुआ है, ठीक है। तो मास m जो है, m पे जो mg लगेगा नीचे लगेगा, ऊपर कौन लगेगा? टेंशन, ठीक है। अब ये खींच रहा है पुलिंग फोर्स से खींच रहा है नीचे। तो जब बेल्ट के ऊपर, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बेल्ट के ऊपर, तो ये बताइए, ये पुलिंग फोर्स से नीचे खींच रहा है, पुलिंग फोर्स से नीचे खींच रहा है, एफ पी लगा रहा होगा, कोई फोर्स लगा रहा होगा। तो बेल्ट पे फोर्स किधर लग रहा होगा? टेंशन। अगर मैं बेल्ट को यहाँ से इमेजिनरी कट करके सोचूं तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू पी है। अब जब हम बेल्ट और रोप ड्राइव की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रोटेट हो रहा है, ऐसे पुली ऐसे रोटेट हो रही है, बेल्ट इधर जा रहा होगा, बेल्ट इधर जा रहा होगा, बेल्ट की वेलोसिटी इधर होगी, बेल्ट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो जब हम इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन तो हम ऐसे ही दिखाएंगे हमेशा, और जो दूसरी पुल्ली होगी जो इसके बगल में होगी, यहाँ पे इसके ऊपर से होकर जा रही होगी। अभी छोटी वाली पुल्ली है, इस पे भी ऐसे पुल्ली टेंशन दिखाओगे आप, टी। अब ये T1 T2 होता है इसमें, अभी मैं बताऊंगा कि T1 और T2 कौन सा होता है, कैसे होता है, ये अलग टेंशन यहाँ पे डिफरेंस होते हैं। बट ध्यान से देखिए, ये बेल्ट जाके इससे जुड़ रही है ना। लेकिन जब अलग अलग पुल्ली की बात करेंगे, अलग अलग पुल्ली का एनालिसिस करेंगे, तो टेंशन इसमें देखोगे कि दूर जा रही है, यहाँ पे भी दूर जाएगी। इस पुल्ली की बात करेंगे तब भी टेंशन दूर जाएगी, ये भी टेंशन दूर जाएगी। ये T1 है, ये T2 है। अवे फ्रॉम द बॉडी, अगर कोई भी टेंशन को अगर आप अवे फ्रॉम द बॉडी, कहां से लग रहा है आपको बताओ? अवे फ्रॉम द बॉडी कैसे लग रहा है? अवे फ्रॉम द बॉडी है ये। यस सर। नहीं है, पूछ रहा हूं। जब हम बेल्ट को देखेंगे तो बेल्ट ऐसा फ्लैट बेल्ट है, ये फ्लैट बेल्ट किसी पुल्ली के ऊपर रैप्ड, ओवर रैप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंशन आप देखोगे तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। ये जो क्रॉस सेक्शन होगा इस पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, तभी तो टेंशन आएगा इस पूरे फाइबर में। कोई भी टेंशन अगर इधर इधर दे दोगे तो ये तो लूज हो जाएगा अंदर की तरफ। टेंशन इज जस्ट अ फोर्स। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ये ऐसे, सपोज ये वायर है, मैं दिखा रहा हूं, एक सेकंड आप लोग देखिएगा। ये वायर दिख रहा है? यस सर। यस सर। अगर इसको स्ट्रेच रहना है तो क्या कर रहा हूं मैं? दोनों हाथों से मैं क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। खींचना मतलब टेंसाइल फोर्स, पुलिंग फोर्स। अगर जैसे मैं अगर राइट हैंड से, मेरे साइड से जो राइट है, मेरे हिसाब से जो राइट है, उधर से मैं अगर अंदर की तरफ फोर्स लगाऊं, क्या हो जाएगा? ये लूज बेंड नहीं, लूज हो रहा है, ठीक है, ये लूज हो गया, ठीक है। तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। अब अवे कैसे है? अगर मैं इसको यहां से कट करूं और यहां से कट करूं, क्योंकि मैं इतना ही लेंथ देख रहा हूं बेल्ट का, ठीक है, बाकी तो सारे लूज हैं, बस इतना ही देख रहा हूं मैं। अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब अगर यहां से मैं टेंशन चेक करूं कि ये बेल्ट से दूर जा रहा है कि नहीं? अवे फ्रॉम द बॉडी। इधर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ये तो लूज है ऑलरेडी, क्योंकि उसमें फोर्स ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? सर लेफ्ट वाले पॉइंट पे राइट वाले की वजह से टेंशन होगा। एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रही हो? लेफ्ट वाले पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो राइट वाले की वजह से होगा, उसको टेंशन बोलेंगे। देखो अगर मैं एक भी हैंड से अगर छोड़ दूं इसको तो क्या होगा? इसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा इस साइड का। दोनों बराबर होने चाहिए, ध्यान रहे।
दोनों टेंशन बराबर होने चाहिए। अगर मैं इधर ज्यादा फोर्स लगाऊं, इधर कम टेंशन लगाऊं, तो ये आगे मूव करने लगेगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर मैं राइट साइड में जितना फोर्स लगाऊं टेंशन लगे और इधर की तरफ कम लगे, तो ये तो ट्रांसलेट करने लगेगा ना। जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा राइट साइड में होगा। फिर आ रही बात समझ में? यस सर। दोनों टेंशन बराबर होने चाहिए इस पूरे लेंथ में, ठीक है। उसीलिए मैंने यहाँ पे जो दिखाया था, आप लोग तब तक अटेंडेंस दीजिए इन चैट बॉक्स, राइट कैपिटल P। ये मैंने जो बेल्ट दिखाया था, बेल्ट और पुली, अगर यहाँ पे बेल्ट और पुली मैं बनाऊं, यहाँ पे ये पुलिस हैं और ये बेल्ट है, तो जो आप बेल्ट टेंशन की बात करोगे, यहां से लेके यहां तक के बीच में ही बात करोगे, इतने में, ठीक है। तो जब आप इस पुल्ली के साथ बात करोगे तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा, जब इस पुल्ली के साथ बात करोगे तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस वाली पूरी लेंथ में टेंशन देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी है, ऐसे। इसको जब आप अनराउंड करोगे, अनवाइंड करोगे इसको जब, तो ये सीधा हो जाएगा। तो टेंशन एक ऐसे है और एक टेंशन ऐसे है, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अटेंडेंस हो गया? यस सर। यस सर। यस। ओके, थैंक यू ऑल। कल क्लास है 1 बजे, 1 से 3 CMD। तो हैव योर ऑल द ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड A4 साइज पेज। 103 CMD सर। Yes. न्यूमेरिकल करवाना था ना। न्यूमेरिकल किसका? VRS का? VCR, हाँ सर हाँ, VCR। वो मैं अगर आप लोग अभी फ्री हो तो बताओ। कई सारे स्टूडेंट काफी लेट हो गया है। वो काफी छोटा सा न्यूमेरिकल था। वो जो न्यूमेरिकल हुआ था उसमें फॉर्मूला भी रॉन्ग हो गया था और क्वेश्चन भी रॉन्ग था। तो जो नया नोट्स मैंने भेजा है, करेक्टेड नोट्स, उसको देखिए और उसको सॉल्व कीजिए एक बार। बाकी हो जाएगा आराम से सॉल्व। अगर आप नोट्स देखेंगे तो उसमें मैंने फॉर्मूले को करेक्ट किया है और क्वेश्चन को भी करेक्ट किया है। तो जो नया नोट्स भेजा है मैंने, लेक्चर नंबर 21 करेक्टेड, उसको फॉलो करेंगे, उसको रिफर करेंगे, उससे पढ़ें, उससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर बताएंगे आप। सबमिट करवाना है। सबमिट कराएंगे जब मैं होमवर्क उसमें दूंगा, ठीक है। सबमिट करना है, ठीक है। जो होमवर्क मैंने दिया था उसको डिलीट कर दिया है, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। 1-2 दिन में वो होमवर्क आएगा, उसमें आपको अपलोड करना है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।